हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सीटेट की तैयारी में हम, जैसा कि हमने कल बताया था जब हमने इंग्लिश पेडागोजी कराई थी, कि कल हम एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन की क्लास लेंगे, जिसमें हम सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीट हुए हैं उनकी तैयारी कराएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना अगला पार्ट सामाजिक अध्ययन का। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, जो स्टूडेंट हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करें। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 91 अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। ऑप्शन सेकंड है, पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि का अध्ययन पुरालिपि शास्त्र कहलाता है। तीसरा है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेरिमिटिक्स कहा जाता है। और फोर्थ है, भारत में अभिलेख मात्र एक भाषा में ही लिखे गए हैं। अब इनमें हमें असत्य को ढूंढना है, तो बाकी सभी सही हैं। और ये जो फोर्थ ऑप्शन जो है ना, आप इसे देखेंगे ना, भारत में अभिलेख मात्र एक ही भाषा में लिखे गए हैं, यह सही नहीं है। बल्कि जब हम अपने साहित्य का अध्ययन करते हैं तो उसमें ये चीज़ बार बार आती है कि हमारा साहित्य, जब हमने कल इंग्लिश पेडागोजी कराई थी तो उसमें लॉर्ड मैकाले की एक बात आई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जितना पूरे भारत का पूरा साहित्य है ना, उतना तो बेस्ट यूरोपियन की एक सेल्फ में ही समाया हुआ है। तो इसकी वजह ये थी, मैंने कल भी बताई थी आपको, कि हमारे यहाँ विभिन्न इतनी भाषाएं बोली जाती हैं कि उनका अनुवाद करने के लिए कितने तो विशेषज्ञ ही चाहिए। तो अगर एक भाषा होती तो हमसे वृहद और विस्तृत साहित्य नहीं मिलना था। तो सबसे पहले, अब देखो यही होता है, कल पढ़ाया मैंने तुम्हें इंग्लिश पेडागोजी में था, लेकिन अगर तुमने वो क्लास ली है तो आप इसका जवाब तुरंत दे पाते, जिसका जवाब है फोर्थ ऑप्शन है इसका, क्योंकि बाकी तो सभी सही हैं। जैसे कि सिक्कों के अध्ययन में ये है न्यूमेरिमिटिक्स कहा जाता है, पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि का अध्ययन पुरालिपि शास्त्र कहलाता है, और अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। क्योंकि ये सही नहीं है और हमें असत्य को ही ढूंढना है। और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी किस प्रकार से हमारे साहित्य का, क्योंकि आप इतना भी ध्यान रखो, किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा जो भारत है ना, ये तो आप शुरू से पढ़ते आए होंगे कि विविधताओं का देश है, जो कि भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी दृष्टि से विभिन्नताएं भारत में पाई जाती हैं। तो आगे चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्राप्त विभिन्न ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में काल क्रमानुसार सम्मिलित नहीं है, यानी हमें ये संस्कृति है और उनका जो टाइम पीरियड है उनको सम्मिलित करना है। तो ये हमें याद करने वाला है, जितना हमने पढ़ा होगा, याद किया होगा, क्योंकि जो सन होते हैं, ईसा पूर्व होते हैं, वो तो हम याद ही करते हैं, ये आपको पता है शुरू से ही। तो जिसे याद होगा वो इसका जवाब तुरंत दे पाएगा, और जिसे नहीं है वो अब देख लें और इसका जवाब इसको कर ले सम्मिलित, और स्क्रीनशॉट लेते रहें। बाद में जो चीज़ याद करने वाली उन्हें आप याद करते रहें, क्योंकि ज़्यादा समय आपके इसमें है नहीं। तो अब 92 का है फर्स्ट उत्तर है इसका। आहार संस्कृति लगभग 1700 से 14 ईस्वी पूर्व तक थी, तो ये सम्मिलित नहीं है। बाकी सभी सम्मिलित हैं, तो आप पहले वाले को छोड़ दीजिए। बाकी जो तीन बचे, जैसे कायथा संस्कृति लगभग 2450 से 1700 ईसा पूर्व, मालवा संस्कृति लगभग 1900 से 1400 ईसा पूर्व, और जॉर्वे संस्कृति लगभग 1500 से 900 ईसा पूर्व। तो ये बाकी तीनों तो सत्य हैं, क्योंकि हमें तो सम्मिलित नहीं है ढूंढना था, वो हमने ढूंढ लिया, बाकी सम्मिलित हैं। तो बाकी को आप याद कर लीजिए, हो सकता है इसी से संबंधित कोई प्रश्न घुमा कर आ जाए, क्योंकि इसमें ही कई प्रश्न बन जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम अपना। ये क्वेश्चन बच्चों मैं आपको बता दूं बार बार रिपीट हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं आपको करा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इतना समय है नहीं, तो जो एक्स्ट्रा आपको कुछ कराया जाए तो बहुत एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं लेकर आई हूँ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का साधारण जनता लोगों ने कैसे विरोध जताया, इस बात का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक द्वितीयकीय स्रोत का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन पढ़ेंगे हम। मेरठ में 1857 में हुए विद्रोह पर एक इतिहासकार का शोध प्रबंध। दूसरा ऑप्शन है, कंपनी फौज में कार्यरत एक सिपाही का जीवन वृत्त।
तीसरा ऑप्शन है विभिन्न सरकारी कार्यालय शाखाओं में भेजने हेतु कंपनी अधिकारियों प्रशासकों द्वारा तैयार किए गए नोट्स एवं रिपोर्टाज या रिपोर्ट्स। और फोर्थ है उस समय के एक ग्रामीण व्यक्ति द्वारा लिखी पुस्तक जिसमें उसने अपने आसपास के लोगों के संवेगों का वर्णन किया है। तो अब इसका हमारा उत्तर है लास्ट जो हमने अभी पढ़ा, जो जताया गया है ना द्वितीयक स्रोत का उदाहरण। द्वितीयक स्रोत जो है वो यही है फोर्थ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध को जताने के लिए लोगों ने, यहाँ पर ये देखना विरोध जताने के ये तरीके भी थे, लेकिन यहाँ पर है द्वितीयक स्रोत का उदाहरण, ये फोर्थ है। उस समय के एक ग्रामीण व्यक्ति द्वारा लिखी पुस्तक जिसमें उसने अपने आसपास के लोगों के संवेगों का वर्णन किया, ये था इसका आंसर। आगे चलते हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। तो अफगानिस्तान का बामियान क्यों प्रसिद्ध था? बुद्ध प्रतिमा के लिए, स्वर्ण सिक्कों के टंकन हेतु, हाथी दांत के काम हेतु या हिंदू मंदिर के लिए? तो इसमें है सबसे पहला है अफगानिस्तान का बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो जो अफगानिस्तान का कौन सा बामियान प्रसिद्ध है, अब आप इसको याद करने का आपको तरीका बताऊं। बामियान है, बामियान, और किस लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध के लिए। तो ये दोनों शुरू हो रहे हैं बा से, ये भी है बामियान भी बी से और बुद्ध भी बी से, इसलिए बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। आप इस तरीके से भी से याद रख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपना 95। समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ के शासकों के प्रति अपनाई गई नीति नहीं थी। आप देना नहीं पर ध्यान दें, तो हमें नहीं थी बताना है। तो शत्रु पर अधिकार, शत्रु को मुक्त करना, राज्य को लौटाकर शत्रु पर दया करना या सम्राट के सामने उनका हाजिर होना। तो इसका सही जवाब है 95 का लास्ट वाला, सम्राट के सामने उनका हाजिर होना। उनकी नीति नहीं थी। ध्यान रखना कि जो समुद्रगुप्त हैं द्वारा दक्षिणापथ के शासकों के प्रति अपनाई गई नीति नहीं थी, जो नहीं थी वो ये है। अब इसे वैसे याद मत कर लेना, ये नहीं है वाली है, बाकी सब थी। शत्रु पर अधिकार करना थी, शत्रु को मुक्त करना थी, राज्य को लौटाकर शत्रु पर दया करना भी था। अब आगे चलते हैं हम अपना कथन आ गया है ए और बी वाला। कथन ए क्या कह रहा है कि वर्ष 1921 और 22 के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिली। और आर क्या कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू, CR दास, सी और राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अब इसमें कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। अब हमें इसमें यही देखना है कि सही तो ये दोनों है, अब व्याख्या कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो व्याख्या तो ये कर नहीं रहा, व्याख्या मैंने बताया था आपको कैसे करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्योंकि आप खुद देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है, सहयोग आंदोलन की, और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, मोतीलाल नेहरू की, राजगोपालाचारी की, इनकी, और इन्होंने वकीलों ने वकालत छोड़ दी, ये बात हो रही है। तो इनका तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, कैसे व्याख्या कर रहा है। अगर यहाँ पर जो बात कही जाए, उस बात को, कही हुई बात को यहाँ पर उसका व्याख्या मिल जाए आपको, तो ही तो वो होगा। इसलिए सही दोनों हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता, इसलिए राइट आंसर इज द सेकंड। अब चलते हैं हम अपना 97 पे। द्वैतवाद के संस्थापक थे रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य या शंकराचार्य। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा इसे, क्योंकि हिंदी या साहित्य को लगा लीजिए, साहित्य हो या इतिहास हो, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। क्योंकि हमें साहित्य के माध्यम से ही इतिहास के दर्शन होते हैं। जो हमें साहित्य में मिला उसी को हम देखते हैं, बस इतना हम अलग करके रखते हैं कि जहाँ पद्य भाग होता है वहाँ कल्पना का ज़्यादा मिश्रण होता है। तो इसलिए हमने इसे उसमें पढ़ा था। इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि देखो, इंग्लिश की पेडागोजी हमने की लेकिन हमारे SST में काम आई। हमारे हिंदी में जो हमने जितना भी गहन अध्ययन किया वो भी हमें कहीं ना कहीं SST में काम आ रहा है। तो जो 97 है उसका राइट आंसर है निम्बकाचार्य। आपने सभी ने पढ़ा होगा, हमने तो इसे हिंदी में भी पढ़ा था,
निम्बकाचार्य। तो द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक थे, याद रखना, द्वैताद्वैत के संस्थापक थे निम्बकाचार्य। अब आगे चलते हैं। निम्न में से सिख गुरु कौन थे जिन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया और उन्हें मांसाहार की अनुभूति दी? लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया। गुरु अर्जुन देव नहीं थे, गुरु गोविंद सिंह नहीं थे, गुरु हरगोबिंद सिंह थे और गुरु हरिकृष्ण नहीं थे। यानी कि तीसरा ऑप्शन इन्होंने किया था। गुरु हरगोबिंद सिंह ने सिखों को एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया और उन्हें मांसाहार की भी अनुभूति कराई। अब आगे चलते हैं। 99 निम्न जो कथन है में से कौन से सही है? तो सही ढूंढना है हमें। ऑप्शन ए कह रहा शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की। दूसरा कह रहा है कि उसने फसल दर की सूची निर्धारित की। तीसरा ऑप्शन कह रहा है उसके शासनकाल में राजस्व की दर 1/3 थी। और फोर्थ कह रहा कि राजस्थान में राजस्व दर 1/4 थी। तो कौन सा सही है? इनमें कौन कौन से सही हैं? तो अब हम निशान लगा लेते हैं पहले खुद ही, जो हमें पता है। तो हमारे उसमें पहला भी सही है, दूसरा सही है, थर्ड सही है, लेकिन ये राजस्थान वाला सही नहीं है। तो कूट में हमें देखना है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सही बता रहा है वही राइट आंसर होगा। तो अब देख लेते हैं हम अपना ऑप्शन। कूट एक में 1 2 3 पहले वाला ही बता रहा है, तो राइट आंसर इज द फर्स्ट आंसर है, क्योंकि इसमें सेकंड है, कहीं पर ये आ ही नहीं रहे। तो जो कूट में पहला है, क्योंकि ये पहले ही 3 थे और ये पहले ही 3 कूट में दिए हुए हैं, क्योंकि शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी और उसने फसल दर की सूची भी निर्धारित की थी और उसके शासनकाल में राजस्व का 1/3 लिया जाता था। ये तीनों चीज़ें शेरशाह सूरी के टाइम की हैं, ये नहीं थी। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जहांगीर एवं मेवाड़ के बीच संधि की शर्तों में शामिल नहीं था? यानी कि जहांगीर और मेवाड़ के बीच संधि की शर्तों में, जहांगीर और मेवाड़ के बीच संधि हुई थी और उनकी शर्तों में शामिल नहीं था जो। तो देखते हैं। पहला, एक अमर सिंह द्वारा मेवाड़ का आधिपत्य स्वीकार करना। दूसरा, एक मुगल टुकड़ी की मेवाड़ में तैनाती। और तीसरा, राजकुमार को मुगल दरबार में सेवा हेतु भेजा गया। और तीसरा, मुगलों द्वारा छीने गए क्षेत्र अमर सिंह को लौटाना। इनमें से कौन सा शामिल नहीं था? कौन सी शर्त जो है शामिल नहीं थी जो जहांगीर और मेवाड़ के बीच में संधि हुई थी? अब जो जहांगीर और मेवाड़ के बीच में हुई थी सीधी सी है। आप देखो, ये जो पॉइंट है, मैंने कई बार कहा था कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप तुक्का कैसे लगाएंगे। मैं इसमें आपको तुक्का भी बता दूं कि तुक्का किस प्रकार आपको लगाना है। मान लीजिए उदाहरण के रूप में मैं यही, मुझे बेस्ट उदाहरण मिला है। मैं सोच रही थी कि एक तुक्का वाली वीडियो आप सभी के लिए बनाऊं, तो ये बेस्ट मुझे एक साथ अपॉर्चुनिटी लगी है कि जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे ना आप, तो इसमें देखो आप जहांगीर और मेवाड़, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, आपने कभी पढ़ा ही नहीं, तो अब आप कैसे रिलेट करेंगे ऐसे प्रश्न को और सही जवाब तक पहुंच पाएंगे। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि प्रश्न में 2 चीज मुख्य हैं, जहांगीर और मेवाड़। ठीक है, अब हमें क्या देखना, तुक्का लगाते समय जो हमारे ऑप्शंस हैं ना, उन ऑप्शंस में देखो संधि की बात हो रही है, तो अमर सिंह और मेवाड़ का आधिपत्य स्वीकार करना, अमर सिंह द्वारा मेवाड़ का आधिपत्य स्वीकार करना। दूसरा, मुगल टुकड़ी की मेवाड़ में तैनाती। अब एक मुगल टुकड़ी, आप खुद सोचिए, मुगल टुकड़ी है, जहांगीर मुगल था, ये आपको पता होगी, इतना तो सभी को पता है, जहांगीर मुगल था, मेवाड़ की बात हो ही रही है, तो कोई भी मेवाड़ी क्यों चाहेगा कि कोई मुगली टुकड़ी उसके वहां पर रहे। और तीसरा ऑप्शन देखिए, राजकुमार को मुगल दरबार में सेवा हेतु भेजा गया। अब राजकुमार को मुगल दरबार में, ये उसमें ना ही मेवाड़ शब्द आ ही नहीं रहा है, और मुगल द्वारा छीने गए क्षेत्र अमर सिंह को लौटाना, ना ही इसमें कोई बात मेवाड़ की हो रही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में दोनों बातें हैं। यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमें मेन चीज इसमें क्या, हमें यही नोटिस करना है, 2 चीज मेन है, जहांगीर और मेवाड़। तो जिस ऑप्शन में आपको क्वेश्चन जिस पर टिका हुआ है वही शब्द आपको ऑप्शन में मिल जाएं तो समझ लीजिए वही आंसर है। जिस प्रकार की सेकंड में आपको दोनों चीजें मिली है, क्वेश्चन में देखो 2 चीज जो स्तंभ हैं, 2 स्तंभ हैं जहांगीर और मेवाड़, तो हमें वही ऑप्शन में देखना है। मुगल हो गया जहांगीर
और मेवाड़ है ही तो उसकी टुकड़ी को वो पसंद नहीं करेगा, तो इसलिए राइट आंसर है मुगल टुकड़ी की मेवाड़ में तैनाती संधि में शामिल नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस शर्त को रखा गया था। इस प्रकार भी आप तुक्का लगा सकते हैं। और जो वो तुक्के बताए जाते हैं ना कि एक साथ कोई भी एक सीरीज पकड़ लो, ए पकड़ लो, बी पकड़ लो, सी पकड़ लो, उसमें बहुत नुकसान हो जाता है। इस प्रकार के जो होता है ना कि जो वर्डिंग, जो वर्ड, जो फ्रेज ज्यादा क्वेश्चन में मेन हो ना, धुरी हो, जो वही धुरी आपको आंसर में पकड़नी है, वो कोरिलेट हो जाता है। अब 101 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से था? निम्नलिखित में से किस संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से था? सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल, सतनामी आंदोलन या ब्राह्मण समाज? तो इसका सही आंसर है सतनामी आंदोलन। सतनामी आंदोलन का संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से था। जितने भी जातिगत भेदभाव के बात थी, इसको मैं पहले भी एक बार, ये कई बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन करा रही हूँ। ये पहले कई साल में भी ये वाला रिपीट हुआ जिसमें सतनामी आंदोलन आया है। तो सतनामी आंदोलन को ध्यान रखना है आपको कि यह जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन था, सतनामी आंदोलन। अब देखते हैं, क्लाइव ने सन 1757 में 1757 में कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ब्लैंक यानी खाली स्थान पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया। हुगली की संधि, सालबाई की संधि, अलीनगर की संधि या भैरोवल की संधि? देखो इसमें भी एक तुक्का का आइडिया मैं तुम्हें बता दूं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है किस किस की, मेन धुरी कौन है? यहाँ पर आप धुरी पकड़ना सीखे हैं क्या क्वेश्चन में? देखिए क्वेश्चन की धुरी है क्लाइव, क्वेश्चन की धुरी है नवाब सिराजुद्दौला, दो है मेन। अब इनके बीच में जो कार्य हो रहा है उस कार्य को टोटल आपको बीच में रख के देखना है। फिलहाल मेन धुरी हो गई दो, दोनों छोर की धुरी हो गई, एक छोर की धुरी हो गई नवाब क्लाइव और एक छोर की धुरी हो गया सिराजुद्दौला, और बीच की जो छड़ी बची ना वो ये मैटर है जो ये बता रहे हैं। तो पहले हमें छोर वाले जो मेन स्तंभ है उनको पकड़ना है। अब हमने पकड़ लिया। अब इसमें देखिए आप, जो सिराजुद्दौला है तो वो मुस्लिम संप्रदाय से संबंध रखता है। तो अब हमें ये मान के चल रहा है कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आता, इस तरीके से मैं बता रही हूँ। और जिन्होंने पढ़ा है वो तो डायरेक्ट इसका जवाब देंगे। तो देखो हुगली कोई इसमें नहीं है मुस्लिम वर्ड, सालबाई कोई मुस्लिम वर्ड नहीं है, भैरोवल नहीं है, तो अलीनगर की संधि इसमें वर्ड है। आप यहाँ पर तुक्का लगा सकते हैं जब आपको 1% भी इस क्वेश्चन का अंदाजा नहीं है। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला की संधि हुई है, तो सीधी सी बात एक मुस्लिम वर्ड इसमें यूज हुआ है, इसलिए हम इसको अलीनगर की संधि कहेंगे और ये सही आंसर है। हमने तो इसे पढ़ा हुआ है इसलिए हमने बता दिया, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ कि जो कंफ्यूज होते हैं। हम चाहते हैं कि आप 101% पास हों, इसलिए SST की तैयारी कराने के साथ साथ बीच में जो भी कोई तुक्का वाली बात आती है उसको कैसे करना है वो मैं इसलिए अपनी वीडियो में साथ साथ में बता रही हूँ। तो जो क्लाइव की सन 1757 में कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद बंगाल के नवाब, अब यहाँ पे ध्यान रखना सिराजुद्दौला कहाँ के थे? बंगाल के नवाब थे, पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया था वो थी अलीनगर की संधि। अब चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन 103। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला है, भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल विद्यालय खोला। दूसरा, पंडिता रामबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। तीसरा, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल और विद्यालय खोला। तो इसमें अब कौन सा सही है? अब पहले हम निशान, जैसे मैं बता रही थी कि सबसे पहले आपको अगर पता है तो निशान लगा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें पहला जो है ऑप्शन सही है, भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोले थे। और जो दूसरा है ना, पंडिता रमाबाई, इनका तो एजुकेशन में बहुत नाम है, इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना पर किताब भी लिखी थी, ये भी सही है। तो इसका जो हमें ढूंढना है, अब जिसमें ये सही नहीं है बेगम रुकैया वाला, तो अब जिसमें ऑप्शन 1 और 2 मैच कर रहे हो उसको देख लेते हैं। इसमें भी नहीं है और 2 में मिल गया हमें, तो हमारा राइट आंसर 2 है, क्योंकि हमें फर्स्ट और सेकंड 2 में हमें मिल गया है, यानी कि ये हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें दोनों ही
ऊपर वाले स्टेटमेंट सही हैं। भोपाल की बेगमों ने, ध्यान रखना, अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल और विद्यालय खोले थे। दूसरा भोपाल की थी वो और उन्होंने अलीगढ़ में खोले थे। दूसरा ऑप्शन भी सही है, पंडिता रमाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब को प्रकाशित किया था, ये भी सही है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की व्यापक विषय थीम के बारे में है, यानी कि वो किसके बारे में है। पहला है ब्रिटिश भारत सरकार के अभिशासन और प्रबंध संचालन के बारे में। औपनिवेशिक काल में मुख्यतः बुनकरों को दिए जाने वाले वेतन के भुगतान में। तीसरा ऑप्शन है भारतीय उपमहाद्वीपों में ब्रिटिश शासन या राज के आर्थिक प्रभाव में, या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन और सुविधाओं के लिए। तो पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अब आप देखिए, फिर यहाँ पर तुक्के वाली बात मैं फिर से एक बार सिद्ध करूंगी, क्योंकि हमें इसी तरीके से अंदाजे लगाने हैं और सटीक आंसर पर पहुंचना है। तैयारी आप करें, पहले आप तैयारी ही कीजिए। मैं तैयारी को ही, मेहनत को ही प्रेफरेंस देती हूं, लेकिन अगर 1-2 नंबर से भला हो रहा है आपका और उसमें तुक्का चल जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं इसमें फिर से आपको एक बार बता देती हूँ मेन धुरी क्या है इसमें पहले, क्योंकि इसमें मेन धुरी रखा गया पॉवर्टी, जो किताब है ना उसको, पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब आप समझ रहे होंगे पॉवर्टी गरीबी, एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब रूल भी आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, पॉवर्टी आ रहा है, यानी गरीबी की बात आ रही है, ब्रिटिश रूल आ रहा है यानी कि शासन आ रहा है। अब ये चीज हमें किस किस में मिलती है। अब ऑप्शन नंबर 1 देखिए आप, ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटिश भारत सरकार, एक मिनट रुकिएगा, ब्रिटिश भारत सरकार के अभिशासन और प्रबंधन संचालन, देखो इसमें नहीं आ रहा, यानी ये 2 चीजें हमें देखनी है, जहां हमें पॉवर्टी यानी अमीरी गरीबी संबंधी कोई चीज मिले और ब्रिटिश रूल वाली चीज मिले, तो ये दोनों चीजें इसमें नहीं है। औपनिवेशिक काल में मुख्यतः बुनकरों को दिए जाने वाले वेतन के भुगतान के संबंध में, तो इसमें बुनकर की बात आ रही है, वेतन की तो है लेकिन उस तरीके से नहीं है, ओवरऑल नहीं है। अब लेकिन दूसरा नहीं है, क्योंकि हमें तो दोनों कड़ी पकड़नी है ना, मैंने बोला था 2 स्तंभ, दोनों स्तंभ, एक पॉवर्टी वाला एक ब्रिटिश रूल वाला। अब तीसरा देखिए ऑप्शन, भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव। अब इसमें देखिए सारी चीजें मिल रही हैं आपको, इंडिया आया था इसमें, यहाँ पे ये देखिए ये इंडिया आया हुआ है, एक बार फिर से इसको क्लियर करके दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे इंडिया आया है तो यहाँ पर देखिए भारतीय आ गया, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश शासन आया तो ब्रिटिश रूल लिखा हुआ है, जो ब्रिटिश रूल का अर्थ ब्रिटिश शासन होता है। अब यहाँ पर पॉवर्टी था ना, जो गरीबी होता है, लेकिन यहाँ पर आर्थिक प्रभाव है, तो यहाँ से रिलेशन तो हो रहा है ना आर्थिक प्रभाव। अब आर्थिक प्रभाव तो अमीरी भी होता है, गरीबी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने तो प्रभाव बताया है, तो इसका मतलब जो मेन धुरी मैंने बताई थी आपको उसको बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है ऑप्शन नंबर 3। तो आप इस प्रकार से भी तुक्का लगा सकते हैं। इस प्रकार से इसका सही आंसर है ये कि दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक थी, नौरोजी की जो पुस्तक थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश राज के आर्थिक प्रभाव के बारे में व्यापक जो थीम है वो थीम थी उनकी किताब की। तो इस प्रकार से आपको आज हमने एसएसटी का पोर्शन कराया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ में जो तुक्का वाली अगर 1% रह जाता है, बाकी मेहनत को ही प्रेफरेंस दीजिएगा। आप इस प्रकार से ही तुक्का लगाएं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और आप हमें बता सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास किसकी लें, और नहीं तो फिर हम अगली नेक्स्ट क्लास इंग्लिश की लेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।